जैसे आपको पता है कि जब राष्ट्रीय परिषद के पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो मूलतः राष्ट्रीय परिषद की एक तरह से सारा खाका तैयार करना, दो जो प्रस्ताव आएंगे राजनीतिक और आर्थिक, उस पर चर्चा करके ये तय करना कि एक अंतिम रूप देना उसको, क्योंकि प्रस्ताव तो कल और परसों रखे जाएंगे। फिर चुनाव की तैयारियां, संगठनात्मक जायजा और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो आंदोलन की रूपरेखा बनेगी उसकी चर्चा, यही मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के। तो स्टैंड अलोन national executive functions differently than the national executive which precedes before the national council meeting, because you know the constitution of BJP, importance of the national council is that is paramount, and national council is the premier body to take डिसीजंस। तो आज आर्थिक प्रस्ताव पर जो कल रखा जाएगा, जिसे अरुण जेटली जी रखेंगे, वेंकैया जी भी उसको अनुमोदित करेंगे और बाकी भी सब नेता और कार्यकर्ता जो कल भी सारे आएंगे वो बोलेंगे, और वो आपको खुली कार्रवाई है। लेकिन आज उस पर मैंने शुरू में रखा कि क्या विषय हमने किए हैं उसमें, और फिर उस पर चर्चा 1-1.5 घंटे तक हुई कि हर एक ने अपने अपने सुझाव दिए संक्षेप में। तो अभी उस प्रस्ताव को एक तरह से अंतिम रूप हो गया है, वो कल आपको मिलेगा। 2 बिंदु महत्वपूर्ण निकल के आए जो आज शेयर करना हम चाहेंगे भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब 30 महीने के बाद जो भाषण किया, रेडियो टीवी के माध्यम से 30 महीने के अंतराल के बाद जो भाषण किया, हमने उसी दिन प्रतिक्रिया दी थी कि वो निराशाजनक था ही। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो राहत देंगे, क्योंकि नहीं तो प्रधानमंत्री क्यों आएंगे। लेकिन राहत दिए बिना उन्होंने निराश किया लोगों को। When the Prime Minister comes rarely on the TV and radio and addresses the nation, people were expecting that they will get some relief from the harsh announcements the government has made and from the inflation. But instead, he gave weak justification to what they have done. Or he mentioned 1991 3 times in his speech of 12 minutes. So he mentioned 3 times 1991. 1991 का उस स्थिति की, आर्थिक स्थिति का उन्होंने 3 बार उल्लेख किया, और हम पूछना चाहते कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1991 सिचुएशन देन एंड नाउ ऑल्सो। 1991 के पहले 11 साल कांग्रेस का ही सरकार था। कांग्रेस की सरकार 80 से 89 तक 10 साल चली, और 89 से 91 तक समर्थित सरकार चली। तो दैट वाज द कांग्रेस मिसरूल ऑफ डिकेड व्हिच रिजल्टेड इन ए 1991 फाइनेंशियल क्राइसिस। और आज भी जो 2012 में एक आर्थिक संकट का जिक्र प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसके लिए भी वो स्वयं जिम्मेवार है। The whole Congress-led UPA government is responsible.
its policies are responsible, its program implementation is responsible. सो अगर 1991 को कोई जिम्मेवार है तो वो भी उस समय भी कांग्रेस थी, और आज 2012 में अगर 91 की याद आती है तो आज की स्थिति के लिए भी कांग्रेस की विनाशकारी अर्थनीति ही जिम्मेवार है। और इसलिए अनेक सदस्यों ने कहा अर्थ मंत्री के बजाय उनको अनर्थ मंत्री कहा जाए। अब वो प्रधानमंत्री है, लेकिन अर्थशास्त्री अनर्थशास्त्री। दूसरी एक बात सामने निकल के आई चर्चा में, जो भी आज हम शेयर करना चाहेंगे, बाकी तो सारा आप देखेंगे, कि बार बार एफडीआई के जस्टिफिकेशन में सरकार यह कहती है कि किसान का लाभ होगा, लेकिन यह सच नहीं है। और क्यों लाभ होगा बताते हैं कि अभी 30-35% उसका माल वेस्ट होता है, बाजार में समय पे नहीं पहुंचता है, कोल्ड स्टोरेज की चेन नहीं है, यातायात की ठीक व्यवस्था नहीं है, और दलालों के बीच में है वो, और इसलिए उसकी अनाज, फल और सब्जियां बड़ी मात्रा में नाश होता है। वो नाश बचेगा, कैसे बचेगा? ये कोई रॉकेट साइंस है? ये कोल्ड स्टोरेज लगाने पड़ेंगे, लेकिन कोल्ड स्टोरेज लगाने की परमिशन कोई आज नहीं थोड़ी है, ये एफडीआई रिटेल से थोड़ी आई है। गवर्नमेंट हैज अलाउड एफडीआई इन फूड प्रोसेसिंग एंड क्रिएटिंग बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 10 years ago, and that to 100% FDI on automatic route, यानी बिना परमिशन एफआईबीपी को न जाते हुए, कोई मंजूरी न लेते हुए कोई भी 100% विदेशी निवेश हो सकती है। किसमें? बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, फूड प्रोसेसिंग में, और कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज वाले व्हीकल्स में करने की परमिशन दी थी। 10 साल हो गए। जब यह निर्णय लिया गया था तब यह अपेक्षा थी कि $25 बिलियन, यानी 1.25 लाख करोड़ रुपया, अभी सब लाख करोड़ में ही चल रहा है ना, तो 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 lakh crore rupees were expected to come as an FDI through this automatic route in food processing, back-end infrastructure and creating the chain of cold storage, which they are now saying that will happen. अरे 10 साल में नहीं हुआ तो आज क्यों होगा? और against the target of $25 billion, what has actual result is only 25 million. यानी जिसमें 1.25 लाख करोड़ आने की उम्मीद थी, वहां 125 करोड़ नहीं आए। तो ये जो दावा है कि किसान का बहुत फायदा होने वाला है, वैसे तो किसान का फायदा होने वाला है, यानी 60 साल में कांग्रेस ने तो कुछ फायदा नहीं किया, ये उन्होंने मान्य किया है। तो ये भी एक मुद्दा, उस कल भी चर्चा होगी, लेकिन आज की चर्चा का 1-2 बड़े मुद्दे आए, वो हमने बताए, एक 91 का और एक आज एफडीआई का। अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के बारे में क्या तैयारियां की है, उसकी चर्चा, अभी चर्चा माने उनका एक तरह से निवेदन वो हो रहा है। फिर राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसके बारे में भी सुझाव होंगे। दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा, हमारे प्रदेश अध्यक्षों की भी अलग बैठक होगी। सो देयर इज अ फुल वर्किंग डे टुडे। हिमाचल में एक नारा हमारा मालूम है आपको, इस चुनाव के लिए भी घर घर में जाकर जो स्टिकर लगा रहे हैं, कहो दिल से भाजपा फिर से, कहो दिल से भाजपा फिर से। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि एक हिमाचल की एक प्रकृति भी है, जिंक्स है इलेक्शंस।
इस बार हम वो तोड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो ये जो है, कहो दिल से भाजपा फिर से, और काम के आधार पे, जो विकास करके दिखाया उसके आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। और गुजरात में भी विकास का ही एजेंडा है, विकास का ही मुद्दा है, गुजरात की तरक्की है, सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास। गुजरात, और लोगों को ये वहां बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार तरक्की करने वाले गुजरात के प्रति कैसा रुख अपनाती है। यह भी मुद्दा वहां जोर पकड़ेगा। एक बताना चाहेंगे, एक बात भी सामने आ रही है जो हमारे मुख्यमंत्रियों की सम्मेलन में भी सामने आई थी, वो करके मैं फिर समाप्त करता हूं, आपके क्वेश्चंस लूंगा। कि आज अगर ग्रोथ चार्ट पर विकास के मापदंड पर सबसे आगे 10 राज्य कौन से हैं, तो 9 राज्य एनडीए के हैं। The first 9 states out of 10 first slots of fast progressing states, they are the India ruled states. तो इसलिए बहुत सारी चर्चा है, अभी आपके सामने आती रहेगी। और एक आप सवाल पूछेंगे ही महाराष्ट्र का, तो इसलिए पहले ही मैं ये बोलता हूं, फिर आपको कुछ सवाल होंगे। महाराष्ट्र में जो नाटक हो रहा है वो नया नहीं है, ये तो होना ही था। वहां एनसीपी खा रही है और कांग्रेस बड़े पवित्र है, ऐसा नहीं है, वहां दबा के खा रहे, कांग्रेस भी और एनसीपी भी लूट रहे राज्य को। और इसलिए किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, यह भी एक झगड़े का पहलू है। चाचा भतीजा, यह भी एक पहलू है। और इसलिए कल हमने कहा है कि भाई अब इस्तीफा दिया है तो वापस मत लो, क्योंकि महाराष्ट्र में तुरंत दबाव बनाना शुरू करते। आज ही मुझे आते आते पता चला वहां विधायकों ने कहा है कि आप इस्तीफा वापस लो। हम कह रहे अभी दिया है तो रखो, वापस मत लो। वैसे भी वहां सरकार से जनता छुट्टी चाहती है, लेकिन लोकतंत्र में तो चुनाव के लिए रुकना पड़ता है। तो इसलिए ये जो सारा हो रहा है ये कुछ नया नहीं है, ये तो होने ही वाला था। और इसलिए जनता की रुचि इसमें कतई नहीं है। जनता चाहती है कि जिन्होंने लूटा है उनकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही क्या बनती है, बस यही हमारी कमेंट है। या see what is happened in Maharashtra is not a new thing. It was expected to happen any moment. At least since Prithviraj Chavan went there as a CM, there was direct conflict of culture also. But that doesn't absolve Congress from corruption. They are into corruption with competitive spirit, vying with each other. And the competition is who has earned more. But jointly they are looting the state. So there are many angles to the whole story. I don't want to speculate on their internal dynamics. But people say, yes, there is dynamics of uncle and cousin. And there is dynamics of stopping the investigation or protecting the corrupt. It's a cover-up. It's a demand of cover-up. And that is why Maharashtra situation was expected to blow up like this.